हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे द्वारा काम किया जा रहा है 4.5 जेन और 5th जेन फाइटर प्लेटफॉर्म्स पर। फिलहाल के लिए हम किसी भी 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आमका के लेटर वेरिएंट्स के लिए 6th जेन टेक्नोलॉजीज पर काम ज़रूर किया जाएगा, जो कि वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। फूफा की बात यहाँ पर ज़रूर करी जाती है। यहाँ पर हम फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जो कि एक सीसी यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के साथ आएगा। लेकिन हम किसी भी डेडिकेटेड 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम पर काम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि यूएस में, चाइना में और अब यूरोपियन कंट्रीज में किया जा रहा है। यूरोप में अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स पर गए ही नहीं, सीधे 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पर उनके द्वारा काम किया जा रहा है। और वो भी अकेले कोई कंट्री काम नहीं कर रही है, सब जॉइंट प्रोजेक्ट आगे चला रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि यूरोप में प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी और वो डिफेंस R&D पर इतना स्पेंड नहीं कर रहे थे, खासकर नेटो की वजह से, क्योंकि अमेरिका का सिक्योरिटी कवर इनको मिला हुआ है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट ही नहीं करे, बल्कि इन्होंने यूएस से F-35s लिए हैं और ये यूरोपियन स्काइज में फ्लाई कर रहे हैं। फ्रांस एक एक्सेप्शन है जो कि रफाल फ्लाई करता है। इवन रफाल के प्रोग्राम में भी फ्रांस की इंडिपेंडेंट अप्रोच रही है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अमेरिकन को ट्रस्ट नहीं करते। और अमेरिकन फिलहाल जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज को ट्रीट कर रहे हैं, उसको देखते हुए फ्रांस की जो स्ट्रेटजी रही है वो सही साबित हो रही है। पर फिर भी नेटो कवर में फ्रांस भी आता है, तो उन्हें भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब सीधे सीधे ये कंट्रीज, जैसे कि हमने बताया, 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ रही हैं और इनके डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। तो यूरोप में 2 बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं। पहला है GCAP और दूसरा है FCAS। GCAP का फुल फॉर्म है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, वहीं पर FCAS का फुल फॉर्म है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। तो GCAP को लीड कर रहा है UK और यहाँ पर इटली और जापान भी शामिल है। वहीं पर FCAS को लीड कर रहा है फ्रांस और वहाँ जर्मनी और स्पेन शामिल है। तो अगर हम GCAP प्रोग्राम की बात करें तो GCAP में मल्टीपल प्रोग्राम्स को मर्ज कर दिया गया है, जैसे कि यूके का जो टेम्पेस्ट था वो यहाँ पर मर्ज हो चुका है और जापान का जो मित्सुबिशी FX प्रोग्राम था वो यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। तो दोनों प्रोग्राम्स में जो प्रोग्रेस हुई थी उनको कंबाइन करके इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा रहा है। इसमें बेनिफिट ये है कि कॉस्ट शेयरिंग यहाँ पर हो जाएगी, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन हो जाएगा, तो समय यहाँ पर कम लगेगा और डिज़ायर्ड रिजल्ट भी आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो GCAP प्रोग्राम में अभी करीबन 9000 लोग काम कर रहे हैं और 1000 सप्लायर्स हैं, जिसमें से 600 यानी कि 600 यूके में है और 400 जो है ये इटली और जापान में है। तो अभी जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से डेवलपमेंट 2025 में चालू हो चुका है और जो पहला टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है ये 2027 तक यानी कि आने वाले 2 सालों में फ्लाई करना चाहिए और ये सर्विस में इंडक्ट 2035 तक होने लायक हो जाना चाहिए। बात करें FCAS की, तो FCAS में जो मेन प्रोग्राम लीड कर रहा है ये डसॉ एविएशन है, जो कि फ्रेंच कंपनी है। बाकी जर्मनी और स्पेन भी यहाँ पर शामिल है, जिसके अंतर्गत एयरबस और इंदिरा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो FCAS का प्रोग्राम है ये थोड़ा अलग है। इसमें फाइटर प्लेटफॉर्म भी होगा, लेकिन साथ में उसके दूसरे एयर एसेट्स होंगे, जैसे कि स्वॉर्म ड्रोन्स हो गए और दूसरे स्मार्ट वेपन्स हो गए, जो कि एयर ऑपरेशंस में हेल्प करेंगे। तो वहाँ भी टाइमलाइन रखी गई है कि जो डेमोन्स्ट्रेटर है ये 2027 तक फ्लाई करेगा और ये सर्विस में इंडक्ट करीबन 2040 के अराउंड होगा। तो FCAS एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है। ये खाली फाइटर डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि उसके साथ दूसरे और सिस्टम्स का डेवलपमेंट है, जैसे कि स्वॉर्म ड्रोन्स हो गए और दूसरे व्हीकल्स हो गए, जो कि आपस में कनेक्टेड होंगे और एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह काम करेंगे। तो सबका अलग अलग डेवलपमेंट चल रहा है और ये मानकर चला जा रहा है कि जो कंप्लीट सिस्टम है इसकी पहली फ्लाइट 2028 या फिर 2029 तक हो पाएगी। एयरक्राफ्ट भले ही आपका 2027 तक फ्लाई कर जाए। तो यहाँ पर जो मेन एयरक्राफ्ट है ये डसॉ द्वारा बनाया जाना है, वहीं पर जो डिफरेंट ड्रोन्स हैं इनको एयरबस द्वारा बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन वर्कलोड है ये डसॉ एविएशन के पास में है, जिनके द्वारा एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा और फ्रेंच कंपनी सैफरॉन द्वारा ही यहाँ पर इंजन बनाया जाएगा। हो सकता है यहाँ पर जो इंडिया के साथ मिलकर इंजन बनाया जाए, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी जाए वो इस प्रोग्राम में जाए और इसलिए डसॉ एविएशन हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए भी तैयार हुआ है, क्योंकि अच्छी खासी फंडिंग इस प्रोग्राम में हम कर रहे हैं, जो कि उनके FCAS प्रोग्राम को भी सपोर्ट करेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से जर्मनी ने ये सिग्नल दे दी है कि वो इस प्रोग्राम से हट सकते हैं। तो बेसिकली उनका कंसर्न जो है वो ये है कि फ्रांस द्वारा जो वर्क शेयर डिवाइड किया गया है ये डिसप्रोपोर्शनेट है। तो जर्मनी का ये कहना है कि करीबन 80% काम जो है ये फ्रांस अपने हाथ में लेना चाहता है,
जबकि जो एग्रीमेंट ओरिजिनल हुआ था उसके हिसाब से बैलेंस्ड अप्रोच थी और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ को दी गई थी। जैसे कि फाइटर जेट डिज़ाइन जो है ये कौन करेगा, प्रपोल्शन सिस्टम कौन बनाएगा, कॉमेट क्लाउड कौन देखेगा, रिमोट कैरियर्स और ड्रोन्स कौन देखेगा, सेंसर्स कौन देखेगा। पर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में फ्रांस 80% काम को करना चाहता है, जैसा आरोप जर्मनी द्वारा लगाया जा रहा है और फ्रांस द्वारा डिनाई किया जा रहा है। बाकी जर्मनी का ये भी कंसर्न है कि वीटो राइट किसके पास होंगे, डिसीजन कौन लेगा, जो आईपी राइट्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, डिले अगर होती है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। फिर फ्रांस अगर सारा काम कर लेगा तो कितना कंट्रोल जर्मनी को मिलेगा, ये भी एक उनके लिए कंसर्निंग है। तो इसके अंतर्गत अब जर्मनी द्वारा सोचा जा रहा है कि वो क्या कर सकते हैं। अगर वो इस प्रोजेक्ट से हटते हैं तो उनके पास दूसरे क्या ऑप्शंस हैं। अगर वो खुद इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या उनके पास कैपेबिलिटी है ऐसे फाइटर प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की, क्योंकि दशकों से उन्होंने एयरक्राफ्ट नहीं बनाया है। लास्ट वो यूरोफाइटर टाइफून के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, लेकिन वहाँ भी वर्क शेयर कुछ खास नहीं था। बाकी इंडस्ट्रियल राइवलरीज भी यहाँ पर हैं, तो कितना बेनिफिट होगा कितना नहीं होगा इस सब चीज़ों को लेकर तनातनी है। और इवन यूरोफाइटर प्रोग्राम में भी जर्मनी को परेशानी हुई थी, जबकि ज़्यादातर काम यूके ने वहाँ पर ख़त्म किया हुआ था। जर्मनी ने वहाँ भी डिले करी थी और इस मामले में भी ऐसा लगता है कि जर्मनी द्वारा डिले करी जा सकती है। तो अब हम ये प्रोग्राम्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे यहाँ भी ये आर्ग्यूमेंट उठता है कि हमें भी ऐसे ही किसी प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना चाहिए और मिलकर 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को डेवलप करना चाहिए, जहां पर हम पैसा भी बचाएंगे, समय भी बचाएंगे और एक्सपीरियंस्ड पार्टनर के साथ काम करेंगे तो कुछ गेन भी हमको यहाँ पर होगा। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब एक्चुअल में आप मिलकर काम करते हैं तो समझ में आता है कि परेशानियाँ क्या है। और FCAS के प्रोग्राम में इसी का एग्जाम्पल हमने आपको दिया। अभी तक GCAP के प्रोग्राम में ऐसा कुछ सुनने में नहीं मिला है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता कि ऐसा कुछ ना हो। इवन अगर आप यूरोफाइटर टाइफून के प्रोग्राम की हिस्ट्री उठाकर देख लेंगे तो वहाँ भी बहुत परेशानियाँ हुई हैं। पहले रफाल बनना ही नहीं था, यूके और फ्रांस मिलकर ही फाइटर प्लेटफॉर्म बनाने वाले थे, लेकिन वर्क शेयर के चक्कर में फ्रांस प्रोग्राम से हट गया और उन्होंने रफाल बनाया। वहीं पर यूके द्वारा दूसरे पार्टनर्स को इंक्लूड करते हुए यूरोफाइटर टाइफून को बनाया गया, जो कि एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट तो बन गया पर एक आइडियल प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया। इसको ऑपरेट करना एक्सपेंसिव है, इसको एक्सपोर्ट करने में परेशानी आती है, मल्टीपल अप्रूवल्स आपको चाहिए होते हैं, साथ में सप्लाई चेन भी यहाँ कॉम्प्लेक्स है और इसलिए एक्सपोर्ट के लिहाज से कंट्रीज इनको अवॉइड करती हैं और रफाल को प्रेफर किया जाता है। और इन 6th जनरेशन प्रोजेक्ट्स में भी चीज़ें इसी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आपका गोल है कि आपको खाली एयरक्राफ्ट चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपका गोल है कि आपको इंडस्ट्रियल बेस सेटअप करना है, आपको इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सपोर्ट भी करना है और आपके स्टेक इस प्लेटफॉर्म में अच्छे खासे होनी चाहिए, तो यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर इंडिया ऐसे किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है तो हमें एयरक्राफ्ट तो मिल जाएगा, हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी मिल जाए, पर लॉन्ग टर्म गेन हमारा उतना नहीं होगा जितना एक डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का है, जहाँ पर ऑफकोर्स आपको पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।